नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात दवाओं के दामों की। कहा जा रहा है कि हाल ही में सरकार के एक फैसले से देश में दवाओं की कीमत में अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई है। खबरें हैं कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA के अधिकार सरकार ने वापस ले लिए हैं, जिसके तहत उसने 108 नॉन एसेंशियल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। आरोप है कि इस फैसले से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के मरीजों पर इलाज का बोझ बढ़ गया है, लेकिन दवा कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। 22 सितंबर को NPPA की गाइडलाइंस वापस लेने के फैसले के बाद सन फार्मा और रैनबैक्सी जैसी दवा कंपनियों के शेयर में भी भारी उछाल देखने को मिला। बहरहाल सरकार अब भी यही कह रही है कि उसने दवाओं की कीमतें बढ़ाई नहीं हैं, सिर्फ संस्था से रेगुलेशन यानी नियंत्रण करने का अधिकार वापस लिया है। इस बीच रेगुलेशन के पक्ष और खिलाफ में दवा कंपनियां और नागरिक संस्थाएं दोनों ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। सवाल ये है कि सरकार मरीजों के हितों पर दांव लगाए या दवा उद्योग को मुक्त बाजार की सुविधा दे और उनकी बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का भरोसा जगाया जाए। आज बहस इसी मुद्दे पर। और आज बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं, गैस्ट्रो सर्जन हैं। हमारे साथ हैं विकास वाजपेयी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ JNU में। इसके अलावा हमारे साथ एक इसी मामले पर PIL दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील ML शर्मा साहब हैं। आप दवाओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए याचिका डाले हैं और इसके अलावा भी तमाम याचिकाएं आपकी सुप्रीम कोर्ट में हैं। हमारे साथ हैं जन स्वास्थ्य अभियान के नेशनल कन्वीनर अमिताभ गुहा और हमारे साथ हैं DG शाह, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले आइए दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा मुद्दा है क्या। मरीजों को इस वर्ष मई महीने में बड़ी राहत मिली जब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवा कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए 108 दवाओं के मूल्य 35% घटा दिए। लेकिन 4 महीने बाद ही केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाली इस संस्था ने वो कदम वापस ले लिया। इससे टीबी, एड्स, मधुमेह और हृदय रोग आदि से पीड़ित लाखों मरीजों को जोरदार झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के बाद कई जरूरी दवाओं की कीमत में अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई है। मसलन कैंसर की दवा ग्लिवेक की कीमत 8,500 से बढ़कर 1,08,000 रुपए हो गई है। ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के मरीजों को दी जाने वाली प्लेविक्स का मूल्य 147 रुपए से बढ़कर 1,615 रुपए होने का अंदेशा है। आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? हम यहाँ मुफ्त दवाई की बात कर रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका की बड़ी कंपनी आई मोदी जी के पास और उन्होंने उनसे कहा, देखिए हमें हिंदुस्तान में दवाई बेचनी है, आपने मिनिमम प्राइस लगा रखी है, इसको आप हटाइए, दवाई की हटाइए। जाने से पहले मोदी जी ने मिनिमम प्राइस को हटा दिया। आरोप है कि मकसद बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, जिनमें से ज्यादातर के हेडक्वार्टर अमेरिका में हैं। इस सिलसिले में इस तरफ भी ध्यान खींचा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के पेटेंट कानून पर पुनर्विचार के लिए कार्यदल बनाने पर दोनों देशों में सहमति बनी है। ये भारतीय कानून लंबे समय से अमेरिकी दवा कंपनियों की आंख में चुभते रहे हैं। भारत के गरीब लोगों को डेंगू में सस्ती दवाई मिले, मलेरिया में सस्ती दवाई मिले, कैंसर में रिसर्च हो, इसलिए मैं अमेरिका के साथ समझौता करके आया हूं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि दवाओं के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, सिर्फ ये किया गया है कि कीमतों को रेगुलेट करने का अधिकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने NPPA से फिर से अपने हाथ में ले लिया है।
इस कदम को दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इससे वे अनुसंधान और नई दवाओं के विकास में निवेश करने को प्रोत्साहित होंगी। जहां तक कीमत का सवाल है तो सरकार बातचीत करके दवा कंपनियों की कीमत कम करने के लिए राजी करेगी। दवा उद्योग का तर्क है कि कैंसर, मधुमेह और HIV जैसे रोगों की दवाइयों को विकसित करने में उन्हें जिस मेहनत, संसाधन और मेधा को खर्च करना पड़ता है, उसके चलते इनकी कीमतों के निर्धारण में उन्हें पूरी छूट होनी ही चाहिए। एक दलील ये भी है कि मुक्त बाजार के इस दौर में किसी उत्पाद की कीमत सरकार तय करे, इसका कोई तुक नहीं बनता। कीमतें बाजार की प्रतिस्पर्धा से तय होती हैं और ऐसे में यह धारणा गलत है कि कंपनियां बेहिसाब मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत जैसे देश में जहां की ज्यादातर आबादी गरीब है, वहां आम लोगों को मुफ्त या सस्ता इलाज मुहैया कैसे कराया जाए? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर इसके लिए कैसी नीति अपनाई जानी चाहिए? ML शर्मा जी, बहस की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि PIL आपने दाखिल की है, सवाल सबसे ज्यादा आप उठा रहे हैं, इसलिए आपकी शिकायत क्या है? बहुत सीधी सी शिकायत है। चाहे आप संविधान लीजिए, चाहे प्राकृतिक समस्या लीजिए, मेरे देश के हर इंसान को एक अधिकार है जिंदा रहने का, और ये सरकार की जिम्मेदारी है वो सारी अड़चनें, कोई भी अड़चन ऐसी हो जो कि उसके जिंदा रहने में बाधित है, उसको दूर करे। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के आदेश से या बिना उनके आदेश से जो दवाइयों के ऊपर जो अंकुश था, जिससे इन दवाइयों की कीमत कम थी, जिससे कि आम आदमी बीमार पड़ने पे अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता था इन दवाइयों को लेकर के, वो कोशिश उनकी खत्म कर दी गई। ML शर्मा जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पहल तो अभी हुई है, अभी जुलाई में हुई है। जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने का मामला आया है, ये तो अभी हुआ है। नहीं, 2013 में नोटिफिकेशन निकला था। हाँ, और 2013 लेकिन तब वो एसेंशियल दवाओं के लिए था। एक मिनट रुकिए, एसेंशियल दवाइयों के लिए था या नॉन एसेंशियल, आवश्यक दवाई या अनावश्यक दवाई, मैं इसमें अंतर आज की डेट में नहीं करना चाहूंगा। मेरा कहना सिर्फ साफ है कि दवाई, अगर 2013 में DPO ऑर्डर निकला था, उसके तहत कुछ दवाइयों को लिया गया, उसके बाद उस समय 338 दवाइयों को लिया गया, फिर और दवाइयों को लिया 348, उसके बाद कुछ और दवाइयों को भी लिया गया, और जुलाई 2014 में जब NPPA ने गाइडलाइन इशू की, 800 दवाइयों को और जोड़ा गया। 108 दवाइयों को, 108 दवाई नहीं, 800 दवाई हो चुकी थी, 800 दवाई के बाद में 108 दवाइयों को और जोड़ा गया। मैं आज ये कहना नहीं चाहता हूं कि पहले क्यों नहीं हुआ, पिछले 50 सालों में क्यों नहीं हुआ, आवश्यक दवाइयों पे क्यों हुआ, अनावश्यक दवाइयों पे क्यों नहीं हुआ। कोई भी दवाई अनावश्यक नहीं होती, हर दवाई दवाई होती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यहां एक आपने ग्रेड बना दिया। क्यों आप पब्लिक को जिंदा रहने से रोकना चाहते हैं? अमिताभ जी, क्या वाकई आपको भी यही डर लग रहा है कि जो जिंदगी के लिए जरूरी दवाइयां हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे तो पेशेंट दवाइयों के दाम सुन के मर सकता है? इसमें हमने जो चर्चा कर रहा है एकदम अंत से शुरू किया, इसका शुरुआत दूसरी जगह पे है कि दवाइयों का पहुंच लोगों का दुनिया भर हर देश में ही ये चर्चा हो रहा है, और हमारे देश में कम से कम जो WHO का रिपोर्ट आए 2004, उसमें कहा गया कि 65% ऑफ द पीपल हैव नो एक्सेस टू मेडिसिन इन इंडिया। हमारे 65% लोग मेडिसिन का पहुंच नहीं है, इसलिए जरूरी था कि उसको प्राइस का कंट्रोल करें। लेकिन मेडिसिन इंडस्ट्री में जो चल रहा है, इसको एक ही वर्ड दिया जाएगा कि एनार्किक सिचुएशन। हर कदम पे मेडिसिन प्राइसेस, प्रमोशन, प्रोडक्शन, रेगुलेशन, उसमें जो है एकदम एनार्किक सिचुएशन चल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में 65% लोगों तक दवा की पहुंच नहीं है, उसे आसान बनाने के लिए सरकार का ये कदम बेहतर होता, लेकिन जो रेगुलेशन वापस लिया गया है इससे और ज्यादा क्राइसिस पैदा होगी। विकास, आपको भी यही लगता है? एक वर्ड है, एक सेंटेंस है कि चर्चा हो रहा है मेडिसिन का प्राइसेस के बारे में, और जो प्राइसेस अनाउंस किए गया है उसमें ही सारी गलतियां हैं, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल धोखेबाजी है। जो इसको जो फॉर्मुलेशन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन का प्रोसेस था वो भी धोखा ही था? धोखा है,
क्योंकि एक ही बात सुनिए, तो फिर इतना हंगामा क्यों है? एक ही बात सुनिए इसमें, हाँ। कि दुनिया में, मैंने सवाल पूछा चेयरमैन एनपीपीए का, हाँ। उनसे मैंने बोला कि दुनिया में कई देश है, कहीं पर ऐसे देश है जहां पे मेडिसिन में कॉस्ट प्राइस का ऊपर कंट्रोल नहीं करके उसको मार्केट प्राइस में डाल दिया। तो ऐसा उन्होंने कहा दुनिया में कहीं पर नहीं है, कोई नहीं है जी। देखिए, सवाल ये पूरा मामला दवाई के दामों का, ये रेगुलेशन डीरेगुलेशन से शुरू नहीं होता है। ये दरअसल शुरू होता है तब से जब से कि हिंदुस्तान ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को और उनकी शर्तों को कबूल किया, ठीक है। तो आग तो वहाँ पे लगी। अब ये नियंत्रण, रेगुलेशन, डीरेगुलेशन का जो मामला है, ये आग बुझाने का मामला है। और आग बुझाने का भी मामला इस तरीके से नहीं है कि जो प्राइमरी सोर्स है तबाही का उसको ख़त्म किया जाए, बल्कि उसके जो लक्षण हैं उनको किस तरीके से सहनीय बनाया जाए। तो अब अगर आपने WTO के तहत ये मान लिया कि हम प्रोडक्ट पेटेंट मानेंगे, प्रोसेस पेटेंट को नहीं मानेंगे, तो जब आपने एक किस्म की स्वायत्तता जो हमारे यहाँ निजी उद्योग को थी, भारत के दवा उद्योग को थी, वो जब स्वायत्तता ही ख़त्म कर दी, ठीक है। और उस वक्त जब खत्म करी आपने, तब भी बहुत सारे तर्क दिए गए, साहब इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और सारा कुछ। अब लेकिन अगर, और आज भी यही तर्क दिए जा रहे हैं पेटेंट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को, क्योंकि वो इनोवेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और वो सारी चीज़ें। आज आप देख लीजिए कि भारत की स्वावलंबन इस क्षेत्र में वो आज कहाँ खड़ी है। जो सबसे बड़ी दवाई कंपनियां थी जिनसे कि इनोवेशन की उम्मीद करी जाती, जो कि विदेशी कंपनियों को टक्कर देती, वो दवाइयां सबसे पहले बेच करके किनारे हो गई। रैनबैक्सी अब हिंदुस्तानी कंपनी नहीं रही, सैन्यो दाइची ने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो दरअसल ये इनोवेशन वगैरह और ये जो मंत्र बार बार पढ़े जाते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दरअसल ये सारी चीज़ें जो पहले ही विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के तहत हिंदुस्तान की सरकार गिरवी रख चुकी है। एक तो विश्व व्यापार संगठन के शर्तों के तहत आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो फिर भी मल्टीलैटरल फोरम था। हमने तो सुना है कि अभी जब अमेरिका यात्रा हुई प्रधानमंत्री की, तो उस दौरान मल्टीलैटरल फोरम से अब द्विपक्षीय फोरम पे आ गए हैं, यानी बाइलैटरल फोरम पे हम शिफ्ट कर गए हैं। तो और भी ज़्यादा हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जहाँ पर हम मल्टीलैटरल फोरम पे इसको डिस्कस करते, वहाँ पे अब हम अपने प्रोडक्ट से संबंधित, अपनी दवाओं से संबंधित जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें अमेरिका को सीधे सीधे शामिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, जो दवाइयां हमारे यहाँ कौन सी एसेंशियल होंगी नहीं होंगी, उनके दाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये किसका फैसला होना चाहिए? ये देश की सरकार का फैसला होना चाहिए या ये फैसले किसी दूसरे देश की सरकार के साथ साझा करके लिए? जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। सवाल वही है जो मैंने ये हमारी राष्ट्रभक्ति और स्वायत्तता की नई परिभाषा तय हो रही है मेरे ख्याल से। जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी किसी गेस्ट ने कहा कि जिंदा रहने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी सही मानता हूं कि जिंदा रहने का अधिकार मूलभूत अधिकारों में से नंबर 1 अधिकार है। मगर जिंदा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है सच को एक्सेप्ट करना। क्या सच्चाई है, जनता उसको जाने। तो मैं अभी जो किंवदंतियां सुना हूं तो उसको मैं डिमोलिश करता हूं सच्चाई के माध्यम से, और मेरे पास पूरे सरकारी आंकड़े हैं। 3 महत्वपूर्ण विषय आपने भी दिखाया और कहा भी गया। पहला ये कहा गया कि जो दवाई हैं मोटा मोटी कैंसर के, कोलेस्ट्रॉल के, डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, HIV के, उनके दामों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। इस सरकार ने ऐसा कुछ विड्रॉ कर लिया NPPA के नोटिफिकेशन को, जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और एग्जाम्पल भी दिए गए, 5,000 से 1 लाख तक चला गया, जिसके प्राइस को देख के मूर्छित हो जाएगा व्यक्ति और वहीं दम तोड़ देगा। दूसरा जो किंवदंती है कि 108, ये क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ किंवदंती है कि अगर कैंसर की ग्लिविक दवा जो है वो 8,500 की आती थी, अब वो 1,08,000 हो गई? शर्मा जी, किंवदंती नहीं, आप कहिए, हमने कहा है। ML शर्मा जी, आपके शब्द आपके थे। 1 सेकंड, मैं किंवदंती कैसा है वो प्रूव करूंगा, मेरे शब्द मेरे होंगे। 1 सेकंड, मैं आपके विषय में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, और ये सिविलिटी ऑफ डिस्कशन होगा कि हम एक दूसरे के जवाब में इंटरफेयर ना करें, और आप मुझे टाइम दें।
दूसरा जो मैटर ऑफ कंटेंशन है कि हमने जो 108 दवाइयां थी जो नॉन शेड्यूल्ड दवाइयां थी उनके ऊपर से कंट्रोल हटा लिया है। वो जो कैपिंग था फिक्स प्राइसेस उसे हटा लिया गया है, इसलिए वो ड्रग्स भी प्राइसेस बढ़ा लेंगी। तीसरा है कि गवर्नमेंट ने एनपीपीए को निरस्त कर दिया, उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके, जो कि जुलाई 2014 में ही, आप सही कह रही थी, जुलाई 2014 में ही वो नोटिफिकेशन आया था। तो अब ये 3 विषय हैं, तीनों का मैं खंडन करता हूं। पहले तो चलिए मार्केट चलते हैं। अभी एक उदाहरण दिया गया, जो 5-7 ड्रग्स हैं, एक ड्रग्स है उनमें जेफ्टिनैट जो है वो मॉलिक्यूल जेफ्टिनिब 250 मिलीग्राम है, जिसके विषय में कहा गया अर्लियर मार्केट प्राइस था 5,900 रुपए। अभी उसका मार्केट प्राइस जो बताया जा रहा है, जिसको आपने भी दिखाया रिपोर्ट में, वो 11,500 रुपए। मगर इसी हफ्ते एनपीपीए ने जो प्राइस वेरीफाइड फ्रॉम दिल्ली मार्केट किया है वो है वही 5,900 रुपए फॉर 30 टैबलेट्स, बैच नंबर 700-805, मैन्युफैक्चर डेट 8/2014, एक्सपायरी डेट 7/2016। स्टेटस रिमार्क बाय एनपीपीए, नो चेंज इन प्राइस। दूसरा, अब जो महत्वपूर्ण विषय कहा गया कि 8,500 से 1,08,000 हो गया है, वो है ग्लिवेक। ग्लिवेक मेडिसिन 400 मिलीग्राम का, नोवार्टिस उसे मैन्युफैक्चर करती है, इमैटिनिब के नाम से वो मॉलिक्यूल आता है। बिल्कुल किंवदंती है, इसे किंवदंती कहते हैं। एनपीपीए ने अभी इसी हफ्ते किया है और उन्होंने कहा कि 8,500 से प्राइस 8,452.38 पैसा फॉर 30 रिडक्शन हुआ है 100 रुपए का। संबित जी, इसका मतलब आप वही कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि दरअसल अगर हमने रेगुलेशन की अथॉरिटी एनपीपीए से वापस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, मगर सवाल ये है कि सरकार इसका भरोसा क्यों नहीं दिला पा रही। मैं तीनों विषय रख दूं, बिकॉज ये देखिए, जितना भी आक्षेप आएगा, मेरा काम है कि पूरी सच्चाई को जनता के सामने रखना, ताकि किसी प्रकार का कमोशन नहीं हो जाए जनता में। दूसरा विषय हमने कहा कि 108 जो अनशेड्यूल्ड ड्रग्स थी, जो इसके अंतर्गत इसी जुलाई में एनपीपीए ने अपने दायरे में रखा था कि इनके प्राइस पे भी कैप होना चाहिए। जी। उन 108 ड्रग, वो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं, डायबिटिक ड्रग्स हैं, उनमें से एक पर भी किसी तरह से इस नोटिफिकेशन विड्रॉ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अर्थात प्राइस विड्रॉ, प्राइस ज्यादा नहीं हो रहा है, वही प्राइस रहेगा या तो प्राइस कम होगा। मगर किस प्रकार से इस विषय को ऐसे प्रेजेंट किया गया मानो पता नहीं प्राइस कहां। चलिए, आपकी बात समझ में आ गई। तीसरा एनपीपीए का जो एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आज ही पूछ रहा हूं, एनपीपीए के डाटा को छोड़ दीजिए, क्या आपने तीनों दवाइयों को आपने खुद मार्केट से खरीदा इस रेट पर? क्यों छोड़ दूं मैं डाटा को? डाटा छोड़िए, डाटा की कोई कीमत नहीं, डाटा जो चाहे आप पब्लिक कर सकते हैं। आप बताइए, आपने क्या खुद ये परचेज किया है इसी प्राइस पर जो प्राइस आप पब्लिक को बता रहे हैं? जी मेरे शर्मा जी, एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बताइए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी या उनके घर वाले कोई भी इन दवाइयों को ना खरीदे, और ईश्वर की दया से मैंने भी नहीं खरीदा है। नहीं खरीदा, ये डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, क्यों? जो अस्पताल में वेट कर रहे हैं, नहीं, रॉन्ग, जो समाचार पत्रों में डेली छप रहा है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन शर्मा जी और संबित, आप दोनों थोड़ा सा शांत रखिए और धीरज। जिन्होंने करप्शन के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दवाओं की बढ़ती कीमतों को लेकर। सरकार ने एनपीपीए के रेगुलेशन यानी नियंत्रण का जो अधिकार था उसे वापस लिया, और इसके बाद से ये आशंका पैदा होने लग गई कि क्या जो नॉन एसेंशियल दवाएं हैं उनके दाम आसमान छूने लग सकते हैं। अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं संबित, उसके हिसाब से दवाओं के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन तमाम जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उन्हें आशंका है कि आज नहीं तो कल ये दवाओं के दाम बढ़ने जा ही रहे हैं। दवा उद्योग से जुड़े एक शख्स हमारे साथ डीजी शाह साहब हैं, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। शाह साहब, आप लोगों की चिंताएं क्या हैं? हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जितना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है टीवी चैनल पे, यानी एक और चैनल ने अभी कुछ दिनों पहले किया था, न्यूज़पेपर्स में, और सब जगह जो चर्चा हो रही है यही बता जा रहे हैं कि जो सही नहीं है,
दवाइयाँ का दाम सरकार ने जब घटा दिया था 10 जुलाई के नोटिफिकेशन से जी, वो दाम वही रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकार ने सिर्फ इतना करेक्शन किया है कि जिस प्रावधान के बावजूद उन्होंने ये नोटिफिकेशन इश्यू किया था वो सही नहीं था। दवाइयों की कंपनी की यही कंप्लेन है कि आपने जो धारा के मुताबिक प्राइस कम की है वो धारा ही गलत थी, तो फिर ये प्राइस कैसे रहेगी। लेकिन अभी तक ये दवाई के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है और जो प्राइस कम किया है वही प्राइस पे दवाइयाँ बिकती है। ये अभी तक का मामला है। आने वाले दिनों में क्या इसकी गारंटी आप लोग दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी यही प्राइस पे बिकती रहेंगी दवाइयाँ? अभी देखिए मामला क्या है, सिर्फ दवाइयों के प्राइस का मामला है या दवाइयाँ सस्ते दाम से या मुफ्त में सब लोगों को मिलनी चाहिए, ये दो अलग अलग चीज़ है। आज दवाई उद्योग को ये लग रहा है कि देश की इतनी दवाइयाँ इतने कम दाम में सारी दुनिया में जब दवा उद्योग दे रही है, इतना निवेश कर रही है, इतना निर्यात कर रही है, फिर भी न तो सरकार न तो सिविल सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर दवाई उद्योग को 5 साल 10 साल तक इसी तरह दवाइयाँ देश में कम दाम में मिलती रहे करना है तो दवाई उद्योग को खुद को संभालना पड़ेगा। अगर आज हम दवाइयों के दाम के बारे में चर्चा करते करते दवाइयों के दाम इतना कम कर दे कि जिससे शाह साहब दो मुद्दे हैं। एक तो है भारतीय दवा उद्योग जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये पूरा उद्योग है और ये भी कहा जाता है कि दुनिया में शायद तीसरा चौथा ऐसा देश है जो इतने बड़े पैमाने पर दवा बना रहा है। क्या अभी जिस तरह के फैसले हुए हैं और जिस तरह से अमेरिका में बाइलैटरल एक समझौता हुआ है दवाओं को लेकर, दवा कंपनियों को लेकर, क्या उससे भारतीय दवा कंपनियां कुछ आशंकित हैं कि आप जो अभी बात कर रहे थे ना कि भारतीय दवा कंपनियां विदेशों में दवा दे रही हैं, सस्ती दवाएं देश में दे रही हैं, तो क्या उन दवा कंपनियों को उस फैसले से भी कहीं कोई डर लग रहा है क्या? दवाई उद्योग को हर बाजू से बहुत से चैलेंजेस है आज। जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी एक मुद्दा उठा गया है जी। अब ये देखना है कि सरकार कहाँ तक हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेजिम को प्रोटेक्ट करती है या यूएस दवा उद्योग के प्रेशर में इसको चेंज कर रही है जी। तो ये भारतीय मुद्दे दवा ज्यादा कंपनियां इस बात को महत्वपूर्ण लेकर भी चिंतित है कि कहीं यूएस दवा उद्योग के वजह से उसके प्रेशर में कहीं इनका भी नुकसान ना हो जाए। एक तो ये इशू है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इशू है कि आखिर हम दवाओं को इतने बड़े पैमाने पर बनाने के बावजूद, तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेजने के बावजूद अपने लोगों को पूरी तरह से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जो सस्ती और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने की बात है वो अभी भी हम नहीं दे पा रहे हैं और अमिताभ जी के शब्दों में 65% लोग अभी भी जो जरूरी दवाएं हैं उनसे वंचित हैं। देखिए एनएसएसओ का खुद का डेटा ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है मरीज का वो दवाओं के ऊपर होता है और इस खर्चे की वजह से कई लोग करीब 20 से 30 मिलियन लोग, ऐसा अनुमान लगाया गया था, पिछला जो आंकड़ा आया था कि वो गरीबी रेखा के नीचे भी चले जाते हैं इसमें। तो जब ये दिक्कतें हैं हमारे यहाँ, जब बड़े पैमाने पे लोग दवाओं से आज भी वंचित हैं और ऐसे में देखिए हमारे देश की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है वो वैसी नहीं है जैसी पश्चिमी विकसित देशों की है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि वाकई वेलफेयर स्टेट है, स्टेट गारंटी करता है, बावजूद इसके कि वो वहाँ पे उनके यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था पूरे चरम पे है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ हम भी वेलफेयर स्टेट है, लेकिन हम उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ पट्टी इस माथे पे लगा लेने से, हम अपने आप को लेबल लगा लेने से हम वो नहीं बन जाएंगे जो हम क्लेम करना चाहते हैं। वी आर हार्डली अ वेलफेयर स्टेट insofar as rendering actual welfare of the people is concerned, ठीक है। तो अब जब परिस्थितियां ये हैं तो ऐसे में ये सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व बनता है कि दवाइयां लोगों को उपलब्ध करवाना। लेकिन
अपना उत्तरदायित्व तो उन्होंने सिर्फ अब यहां तक सीमित कर दिया है कि हम क्या रेगुलेट करेंगे, क्या रेगुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बाकी की सारी व्यवस्था बाजार के हवाले सौंप दी गई है। पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो दवाइयों के उत्पादन के उपक्रम थे, ठीक है, उनको ठप कर दिया गया, जो कि जिन्होंने की एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी कीमती दवाइयों को सस्ते दामों पे लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए। आईडीपीएल पूरी ठप कर दी गई उसमें। ठीक, फिर उसके बाद जो 1971 का जो हमारा पेटेंट कानून था, जिसके तहत प्रोसेस पेटेंट था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं था, उसको भी स्वाहा कर दिया गया और एक तरीके का समर्पण WTO की शर्तों के आगे 2005 में हो गया। ठीक है, 95 में हो गया, 2005 में कानून बदला, जबकि जो अवधि कानून बदलने की थी वो और लंबी थी WTO के तहत भी, लेकिन उस पूरी अवधि तक भी इंतजार नहीं किया गया। उस अवधि के पूरा होने के पहले ही हमारा पेटेंट कानून बदल दिया गया। और अब जो मेरी समझ से कम से कम, और मैं समझता हूं कि आम जनता की समझ से भी, एक सरकार का स्वायत्त अधिकार होना चाहिए कि कौन सी दवाइयां जरूरी हैं, कौन सी गैर जरूरी हैं, कौन सी दवाइयां जो है कंपलसरी लाइसेंस के तहत किस कंपनी को मुहैया करवानी होंगी। अब उस अधिकार ये को जो भी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ड्रग्स की कैटेगरी बनाई गई है, इसमें वो सब चीजें नहीं है। अब उस अधिकार को भी सरकार खत्म कर दे रही है, जो ये इस किस्म के बायलैटरल एग्रीमेंट हैं। और देखिए, सवाल ये है कि सब जो संस्थागत जो प्रबंध होते हैं, तरीके होते हैं, ये क्योंकि ये प्रबंध हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह काम करेंगे भी। दरअसल बात तय होती है कि उसके पीछे पावर इक्वेशंस क्या हैं, हिंदुस्तान के बीच में और अमेरिका के बीच में पावर इक्वेशंस क्या हैं। एक तरफ जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब मेड इन इंडिया होगा, आप आइए और विदेशी निवेश कीजिए, और उसके एवज में अगर इसको इस तरीके से किया जाए कि ठीक है साहब, ये एक बायलैटरल मैकेनिज्म हम बना देंगे, आप दो बातें कह रहे हैं। इसको पूरे राजनीतिक परिवेश में देखें, सस्ती दवा मुहैया कराने का सवाल, और दूसरा वो जो पूरा पॉलिसी चेंज आने जा रहा है, ऐसा आपकी आशंका है? पॉलिसी चेंज आ चुका है, उसको और ज्यादा समर्पित किया जा रहा है। जी, लेकिन आपने कहा कि 65% लोगों को दवाएं ही नहीं मिल पाती हैं, और जिस तरह की अभी चीजें चल रही हैं हमारे देश में, क्या आपको लगता है कि वेलफेयर स्टेट के दायित्व से हमारी सरकार कहीं पीछे जा रही है? इस सवाल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का शीर्षक है प्राइसेस, मेडिसिन प्राइसेस। उसमें पेटेंट इशू जो आपने बोले हैं सही है, वो इशू बहुत लंबा इशू है, क्योंकि देखिए पेटेंट पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी बना है, वो लोग काम करेंगे, इंडो यूएस कमेटी जो है वो करेंगे। आशंका है हम लोगों को, आशंका है कि वो कमेटी, मैं नहीं जाना नहीं चाहता हूं प्राइसिंग में, जिसको जो एम्पावर्ड कमेटी है वो अगर कोई फैसला करेगी तो वो हमारे देश में लागू हो जाएगा ना। वो तो इसमें टर्म्स है, कमेटी को दिए हैं डिसीजन मेकिंग, कभी कोई कमेटी को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया जाता है जी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैंने थोड़ा सा समय दीजिए, प्राइसिंग के इशू में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। मैंने कहा इसमें एनार्किक सिचुएशन काहे पैदा हुआ है कि हम लोग चाहते कि सस्ते, ऐसे प्राइस कंट्रोल का हमारे यही दिशा है कि सस्ते में दवा मिले लोगों को, लेकिन प्राइसिंग ऑर्डर जो आए हैं 2013 का ड्रग प्राइसेस DPCO, ड्रग प्राइसेस जिसको बहुत अच्छा माना जा रहा है आज के संदर्भ में। अच्छा कैसे है आप सुनिए। हाँ। 2014 का टोटल डोमेस्टिक मार्केट हम लोगों का था 77,000 करोड़ का। उसमें कंट्रोल में जो आ रहा है 108 अगर पकड़ ले तो आता है 1,745। मतलब हम लोगों ने दिखाया, कैलकुलेशन किए हैं, सब कुछ चर्चा करके यही निकाला 17% सिर्फ कवर्ड होता है, और NPPA में कहते हैं कि वो भी कम हो गया, अभी 15% कवरेज होता है। अच्छा, उसका असर क्या है प्राइसिंग में? लोगों का पास क्या सुविधा पहुंचे हैं? लोगों का पास इतना ही सुविधा पहुंचे हैं कि सिर्फ मॉनेटरी इंपैक्ट जो होगा इसमें ये है 1290 करोड़, मतलब 1.8% ओनली। और हमारे देश में जिन जनता ने मेडिसिन यूज करते हैं कम है, उसको आप इससे हिसाब से करें तो पर पर्सन 1 रुपया का सुविधा मिलेगा।
जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जो एनपीपीए की धारणा को भी हम देखें तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा था, होगा भी। जी, तो फिर इतना हंगामा क्यों है? तो फिर इतना हंगामा क्यों है एनपीपीए के नियंत्रण को वापस लेने के लिए? मैं आपके पास आऊंगी। ये एकदम धोखाबाजी है। आप, मेरे पास एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आपके सवाल का जवाब भी आपसे लूंगी और आपको समय भी दूंगी। इस पूरे प्राइसिंग की पूरी पॉलिसी क्या है और आने वाले दिनों में किस तरह से आम आदमी को इसका फायदा पहुंचाया जाना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दरअसल अब तक की चर्चा में जो बातें सामने आई हैं उसमें ये भी पता चला है कि जो 2013 का पुराना ऑर्डर था जिसमें कि दवाओं की कीमत तय करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें भी कई खामियां हैं। एनपीपीए के अगर नियंत्रण के अधिकार को वापस ले लिया गया, उससे भी अमिताभ जी के मुताबिक कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज मुझे क्लियर करता हूँ आपको, क्लियर कर दीजिए। बहुत क्लियर। 2013 डीपीसीओ जो ऑर्डर निकाला गया था उसके अंदर एनपीपीए को अथॉरिटी दी गई थी कि प्राइस कंट्रोल किया जाए। किस तरह से किया जाए ये नहीं, एक कमेटी बनी हुई है वहां बकायदा जो कि एक्सपर्ट कमेटी है, वो उसको डिसाइड करेगी। पॉलिसी सही और गलत है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। अगर आप ये कहते हैं कि उनको कंट्रोल करने का पावर देने ही गलत है, पॉलिसी गलत है, फिर बचा क्या? फिर तो करप्शन में कुछ भी कीजिए। अरे एक स्टेप उठाया गया कंट्रोल करने के लिए, वहां एक्सपर्ट कमेटी बैठी हुई है। दवाइयां, जो दवाइयों की कीमत प्रोडक्शन के कॉस्ट 50 पैसे आती है, वो व्यक्ति जाकर के 50 रुपए में, 25 रुपए में उसको कंट्रोल करने के लिए पहली बार एक स्टेप बनाया गया, पॉलिसी बनाई गई। वो जी, आप ये कह रहे हैं कि डीपीसीओ जो पॉलिसी बनाई गई थी वो सही थी। आप ये कह रहे हैं कि एनपीपीए के तहत जो नियंत्रण का अधिकार दिया गया था वो भी सही था। एनपीपीए इज ए रेगुलेटर, एनपीपीए इज नॉट एनीथिंग, इट इज ए रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर है जो कि दवा कंपनियों को कंट्रोल करने के पहली बार शुरू हुआ है 2013 में। लेकिन सच ये है कि उससे भी आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मुश्किल ये है कि हमारा देश जन कल्याणकारी योजनाओं पे चलता है। हमारे देश में अभी भी करोड़ों लोग, तकरीबन 19 से 22 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और 77% आबादी है जो 20 रुपए पर डे में काम चलाती है। ऐसे देश में हम किस तरह की दवा पॉलिसी ले आएं ताकि आम आदमी को दवा के नाम पर बहुत ज्यादा खर्च ना करना पड़े? और जिस तरह की आशंका जताई जा रही है शर्मा जी जैसे लोगों की तरफ से कि लाखों रुपए की दवा बिकेगी, तो कैसे आम आदमी जिंदा रह पाएगा? दो विषय हैं। पहले तो है पूरे डिबेट में पहला हिस्सा बनता है कि क्या ऐसा कुछ हो गया जिससे इस सरकार के आने से जो एसेंशियल ड्रग्स थी या नॉन एसेंशियल ड्रग्स थी उनके प्राइस पे एकदम इजाफा हो गया। और अभी हमने डिबेट में देखा कि इसका डेमोलिशन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, जैसा भी शाह साहब कह रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। मैं किसी के इंटरफेयर नहीं कर रहा था। आप कृपा करके 2 मिनट मुझे पूरा सुन ले। ये सरकार की आवाज है और सरकार की आवाज को बार बार बंद करना उचित नहीं है। अभी तक यही है कि कोई भी प्राइस नहीं बढ़ा है, कुछ प्राइसेस घटे हैं। और मैं किसी भी जिम्मेदार चैनल को और जिम्मेदार नागरिक को यही कहूंगा कि जो सच्चाई है उसको जनता तक लेके जाए। जनता में किसी प्रकार का पैनिक ना क्रिएट करे कि किसी के घर में कैंसर हो जाएगा तो वो बिना दवा के मर जाएगा या 2 लाख की दवाई देख के सड़क पे गिर जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार ने प्राइस कम किए हैं। दूसरा, 108 अनस्केड्यूल्ड ड्रग्स के जो प्राइस कम हुए थे वो ऐसे ही हैं। सरकार इसके लिए 350 करोड़ रुपए बकाया झेल रही है। झेलना भी चाहिए, ज्यादा झेलना चाहिए। जनता के लिए सरकार है, ये सरकार कमिटेड है, वो कर रही है। तीसरा, मैं एक फैक्ट दे दूं, ये फैक्ट जनता तक जाना चाहिए। अभी तक मई 2014 तक 440 दवाएं जो थी वो उसमें थी जो जिसमें प्राइस फिक्स थे। कंट्रोल प्राइस अब अर्थात जब हम खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं 489 ड्रग्स इस ब्रैकेट के अंडर हैं जिन पे प्राइस फिक्सेशन एनपीपीए कर रही है। अर्थात हम तो आगे बढ़े हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। 440 थी, 489 हो गया। तो यहां डिबेट अगर ये चल रहा है कि सरकार ने गलत कर दिया, इसको हटा दीजिए, ये गलत है। हाँ, प्राइस पॉलिसिंग कैसी होनी चाहिए जिससे जनता को बेनिफिट हो, ये एक वाजिब विषय है। इस पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। और जब तक डेमोक्रेसी रहेगी, जनता को वेलफेयर कैसे मिलेगा, ये अवश्य हमारे आगे चुनौती है, हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने जहां तक बायलैटरल टॉक्स और WTO की बात तमाम लोगों ने की है, मैं इतना कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने WTO के सामने किस प्रकार किसानों को लेकर
अपने सर को ऊंचा रखा और कहा कि सब्सिडी मिलेगा हमारे किसान को, चाहे WTO संधि से हम क्यों ना अलग हो जाएं, और ये बहुत बड़ा इशू बना। कृषि का मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन दवा की बात देखिए, अब विधानसभा का चुनाव कहां से आ गया? अभी आपका इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग चली गई। जो सरकार कमिटेड है किसानों के लिए, वही सरकार जनता के लिए कमिटेड है। गरीब के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार ना हो, नरेंद्र मोदी जी ने अपने सेरेमनी में ही, क्यों झूठ बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी से क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे क्यों प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? अरे मोदी जी से आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, जनता को प्रॉब्लम नहीं है। शर्मा जी, आप अपने 3 सवाल एक बार में सामने 2 देश हैं, 2 देश, बल्कि देखा जाए तो 3 देश हैं। एक इंडिया यानी भारत, हिंदुस्तान हम कहते हैं, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका। सबसे पहले मैं चाइना को लूंगा। चाइना ने 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 झटके के अंदर गूगल को बंद कर दिया। कोई गूगल चाइना में नहीं चलता, क्योंकि वो चाइना चाहता है कि चाइना का हर देशवासी अपने देश में सस्ते से सस्ता इंटरनेट यूज कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके, विदेशियों को कोई सहायता नहीं। खत्म। दूसरा देश है अमेरिका। अभी 1 हफ्ता पहले अमेरिका ने अपने पार्लियामेंट में और FDA के कहने पर इमीडिएटली 20 दवा कंपनियों का इंक्वायरी शुरू कर दी कि पिछले 10 सालों में जो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से 20% से अधिक रेट पे तुमने दवाइयां क्यों बेची, और जितने ज्यादा रेट होंगे वो सारा अमाउंट उनसे जब्त किया जाएगा। 20 कंपनियों का इसमें, ये अमेरिका है। और नाउ तीसरा मेरा देश है, जिस देश में मैं रह रहा हूं, मैं पैदा हुआ हूं। यहां पे हमारी दवाई कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है कि 50 पैसे की जो दवाई, बल्कि ऐसी दवाइयां जो कि एडल्टरेट है, जिनको कि विदेशों में नहीं बेचा जा सकता, जो विदेश गई वहां से आई उनको डंप किया गया है विदेशों में, और वो दवाइयां इंडिया में आके बिकी है। और यहां पे उन कंपनियों को पूरी छूट दे दी गई, आप जिस रेट पे चाहें उस रेट पे आप बेचिए। आखिर क्यों? मेरा फिर कहना सुनिए, शर्मा जी, देखिए आप अपना PIL दाखिल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट में मैं इस मसले PIL वाली बात यहाँ पे एक चीज नहीं कह रहा हूं। नहीं, ये सवालों के साथ जब बहस होगी कोर्ट में तो ये सारे मुद्दे आएंगे, और हो सकता है सरकार की तरफ से ये जवाब भी आए। लीगल मुद्दे पर है, PIL करप्शन पर नहीं है, लीगल मुद्दे पर है। ये करप्शन है, ये इंटेंशन ऑफ द करप्शन है जी। अब जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैं एक बहुत, ये तो ML साहब, शर्मा साहब वकील भी हैं, और आप देखिए कानून से बड़ा तो कुछ नहीं होता। जो ये NPPA का जो विड्रॉ हुआ है नोटिफिकेशन जुलाई 2014 का, वो इतना आया है कि प्रोस्पेक्टिवली आप अपने इंटरनल गाइडलाइन जो कि पारा 19 को गाइड करती है, उसके विषय में चिंतन कर लीजिए। किसके कहने पे हुआ? सॉलिसिटर जनरल के कहने पे हुआ। क्यों हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, सब जगह ये सब जुडीज है मैटर। स्वाभाविक रूप से अगर सॉलिसिटर जनरल से एडवाइस लिया गया, उन्होंने कहा कि ये इंटरनल क्लॉज को आप प्रोस्पेक्टिवली चिंता करें कि भविष्य में क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। चिंता करना क्या उचित नहीं है? अगर कानून और कोर्ट कहती है कि चिंता कर लीजिए, तो चिंता नहीं करना चाहिए NPPA को। रेट्रोस्पेक्टिवली इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात 108 ड्रग जो कि ब्रैकेट में आ चुकी थी फिक्स्ड प्राइसिंग को लेके, उन पे किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली आपसे स्पष्ट रूप से हमने जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी का तहत लोगों का सुविधा क्या हुआ, वो हमको समझाइए। 2 चीजें मैं इसका उत्तर दे दूं। बहुत सिविल तरीके से सर ने पूछा है। पहला विषय है, देखिए, जो मुझे इंफॉर्मेशन देना था वो मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना था कि जो प्राइस बढ़ रही है, और वो मैंने सक्सेसफुली किया। यस, आप अगर कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है उससे लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है यह विषय बिल्कुल स्टडी का है। सरकार को स्टडी करनी चाहिए और ऐसा पॉलिसी लेके भविष्य में आना चाहिए जिससे जनता को और प्रॉफिट हो। सरकार अभी 3 महीने से आई है, स्वाभाविक रूप से वी आर कमिटेड that people should not suffer। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जी, और आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे भी, कि हमारे पास एक कंट्रोल का चारा है, एक कन्फ्रंटेशन का चारा है, एक कोऑपरेशन का चारा है। मैं जो सुन रहा हूं वो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। दवाई उद्योग कोऑपरेशन की बात कर रही है, और आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आप सिर्फ तमिलनाडु में जाइए और केरला में जाइए। 40% पब्लिक को बिल्कुल मुफ्त दवाई मिलती है। ये दवाइयाँ कौन देती है? दवाई उद्योग दे रहा है, और वो दवाइयाँ हर एक आदमी को, कोई बिना भेदभाव सरकार मुफ्त में देती है। अगर ये मॉडल हम उपलब्ध कर सकते हैं तो देश को 2 चीज़ें मिलेगी। एक तो जो निवेश हम करना चाहते हैं और नए
जॉब क्रिएट करना चाहते हैं वो जरूर होगा देश में, निर्यात भी होगी और हमारे देशवासियों को मुफ्त में दवा कम से कम दाम में दवाई उद्योग सरकार को देगी और सरकार मुफ्त में दे सकती है। और हमने केरला और तमिलनाडु दोनों में ये सक्सेसफुल 20 साल से चल रहा है जी। सोचने की बात यह है कि दवाई पॉलिसी 35 साल से हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल थे जी। आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक और तथ्य है, अभी तक सस्ती शाह साहब माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, मैं आपके पास लौटूं उसके बीच में। आप बार बार तमिलनाडु और केरला का उदाहरण दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी, पिछली राजस्थान सरकार ने भी मुफ्त दवा वितरण की व्यवस्था की थी, लेकिन जब से वसुंधरा सरकार आई है उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरी पॉलिसी को एक तरह से कहे कि निष्प्रभावी कर दिया। ये बार बार आरोप लग रहे हैं। देखिए अमृता जी, राजस्थान वाला विषय मैं खुद स्टडी करने गया था और ये विषय उभर के भी आया और तभी सरकार भी हारी, पिछली वाली गहलोत जी की सरकार। कागज में बहुत कुछ किया था, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा था। अगर सबको सब कुछ मुफ्त मिल रहा होता तो वही जनता फिर से उसी को चुनती, क्यों दोबारा नहीं चुनी? मैं खुद उस पर केस स्टडी करके गया था। 13-14 दवाइयां जो महत्वपूर्ण दवाइयां थी जिनको फ्री किया गया था वो फ्री नहीं मिल रही थी। मतलब शाह साहब जो नहीं, शाह साहब ने सुझाव दिया है और मैं वेलकम करता हूं। देखिए एक सिविल डिस्कशन में बड़ों से जब भी सुझाव आता है जनता के हित के लिए, हमारा काम है एज पार्टी प्रवक्ता कि हम उसको आगे बढ़ाएं और सरकार चिंता भी कर रही है। सरकार तो कमिटेड है कि गरीबों तक कैसे मुफ्त दवाई पहुंचे, सब कुछ उनका भला हो सके, सरकार कमिटेड है। हम देखेंगे कि सरकार उससे आगे, तमिलनाडु और केरल और राजस्थान का पुरानी सरकार का जो मॉडल था उससे आगे कोई नया मॉडल लेके आती है कि नहीं? छोटी सी बात मैंने कहना है, सवाल इस बात का नहीं है गवर्नमेंट पब्लिक को फ्री में दवाई दे, क्यों गवर्नमेंट भी वो दवाइयां कंपनियों से खरीदेगी और पब्लिक से इकट्ठा किया हुआ पैसा ही कंपनियों को देगी। सवाल इस बात का है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपनी दवाइयों को जो 50 पैसे की 50 रुपए में क्यों बेच रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को बेचे चाहे पब्लिक को बेचे। आपके सवाल का जवाब शाह साहब से। अगर स्टेट गवर्नमेंट वही दवाइयां पब्लिक को फ्री में दे रही तो पैसा तो पब्लिक के जेब से ही आ रहा है ना। शाह साहब आप इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं ये दे रहा हूं कि जब सरकार दे रही है तो दवाई उद्योग उसको अपना जिम्मेदारी समझ रही है कि उसको भी सरकार का हाथ देना जरूरी है और जिन लोगों को जरूरी है उनको दवाइयाँ मुफ्त में मिल सकती है। लेकिन अगर जो लोग एक लंच और एक डिनर के पीछे 2000 रुपया खर्च कर सकते हैं उसको भी दवाई उद्योग को सब्सिडाइज करना है। किसकी बात कर रहे हैं? वो तो खुद अपने जेब से खरीदेंगे। साहब मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मुश्किल से जो पूरे देश में 50,000 लोग भी नहीं है। साहब मैं उन 50,000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 स्टार होटल में बैठते हैं, मैं उन आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो बीमारियों से ग्रसित है, जिनको बीमारियां इन्हीं कंपनियों ने दी है। इनकी इंडस्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, जो पॉल्यूशन निकलता है, जो पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, जिससे आम आदमी बीमार होता है और बीमार होने के वही आम आदमी दवाई लेने जाता है तो यही कंपनियां अपनी दवाइयां 10 गुने रेट पे देती हैं। इनका प्रोडक्शन 50 पैसे का होता है, 50 रुपए में दे दिया। आखिर क्यों? मैं आप आम आदमी की बहुत चिंता कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी जनता हमारे साथ बैठी है। मैं चाहूंगी कि एक ब्रेक के बाद लौटूं तो आप तमाम लोग अपने अपने सवालों के साथ हाजिर रहिएगा। हम करेंगे आपके सवालों का जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज हम दवा की बढ़ती कीमतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आशंका हो रही है कि एनपीपीए के जो रेगुलेशन अथॉरिटी छीनी गई है उससे क्या आने वाले दिनों में दवा की कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी तक आपने हमारे जानकारों और मेहमानों को सुना, लेकिन अब जनता का सीधा सवाल। जी I just want to say that this is a very technical and political question because of which there has been a lot of confusion. I want to make the point that both the guidelines on the basis of which these 108 orders were passed was under the BJP government, and at that point it was really welcomed by also civil society groups as well as public health experts. But I think by withdrawing the guidelines, it has actually sent a very wrong message whereby it has weakened the government's position in the courts as well as
provided this, this impression that the government has acted by bypassing the NPPA and by trying to push for the interests of the pharmaceutical industry. So I think what I would like to recommend are three things. The first is that the government be absolutely clear and stand very strong in the court cases. Right now there is a risk in the Delhi High Court. There is a case pending between the pharmaceutical companies and NPPA. In that case, there is a risk that these orders will be thrown out. Even though the orders have not been withdrawn at the moment, the prices are still in place, the price control, but there is a risk that this could happen during the court, and the government has opened itself up to this sort of criticism that we are seeing today and this massive confusion. So that is the first thing. And the second is to expand the scope of price control. As some of the people here have mentioned, it is very small. It is less than 2% of the market. Basically our calculations have shown it comes to about 10 rupees per person per year would be the benefit from the DPCO. So the span of the price control definitely has to increase. And the third, as Mr. Shah said, please focus on the free medicine schemes in the states. That will actually be the solution to all this problem. जी, मालिनी ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत अच्छे सवाल किए, लेकिन एक बात मैं इसमें से उनसे उधार लेके आपसे पूछना चाहती हूँ। जब गवर्नमेंट ने एनपीपीए के गाइडलाइंस को वापस लिया, तो गवर्नमेंट ने अपनी आलोचना के लिए खुद को क्यों प्रस्तुत कर दिया, क्यों आलोचना मोल ली? पहली बात तो है, माननीय जी ने वाकई बहुत सही सवाल पूछा है, बहुत अच्छे तरीके से। एक तो मैं सही आपने याद दिलाया कि जो 108 ड्रग्स आई हैं पूरे फिक्स प्राइसिंग के अंडर में, वो हमारी सरकार के अंतर्गत ही आई थी। तो अर्थात हमारा इंटेंशन आज से ही नहीं, पीछे से ही हमारा इंटेंशन गरीबों के साथ था। दूसरा 16 मई को आई थी, ठीक 16 मई को, जिस दिन आपकी सरकार, मतलब जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। नहीं उससे, मगर आप अगर कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे तो मैं भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि हम भी तो कैलकुलेशन उस ऑर्डर का कर रहे हैं डीपीसीओ का, जो कि पिछले साल आया था। तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जो एनपीपीए ने जो गाइडलाइन विड्रॉ किया वो एक कानूनी विषय है और वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला है उन ड्रग्स के ऊपर जिन ड्रग्स की हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पूरा कर लूं। आप जो पॉइंट रखे, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ। ये है कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर नहीं था इसमें, मैं मान रहा हूं, काहे वापस लिया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 108 एक्सटेंशन काहे किया, ये भी आप हम लोगों को बताइए। बता रहा हूं, क्योंकि देखिए डाल रखा है कोर्ट के अंदर, एक सेकंड, दिल्ली हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी है पूरा केस। तो स्वाभाविक रूप से सॉलिसिटर जनरल से इस विषय में पूछा गया था। जो पैरा 19 के गाइडलाइंस को लेके विषय है, उसको हमने पर्सपेक्टिवली सोचने के लिए बोला है एनपीपीए को। वो सोच के हो सकता है उसको पुनः ले आए, हो सकता है उसमें कोई तब्दीली करे। अभी तक तो उस पॉइंट तक हम पहुंचे नहीं है, केवल सोच रही है, मगर उससे कोई भी असर ड्रग प्राइसिंग पे नहीं होने वाला है। ये सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुद जो प्रेस नोट भेजी है सरकार ने, उसने सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, इससे कोई परिवर्तन ड्रग प्राइसिंग पे नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, माननीय जी ने जो कहा कि मुफ्त दवाइयां होनी चाहिए, स्वागत करते हैं हम, और मैंने कहा कि वी आर कमिटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। तो ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स आ सके सरकार जरूर करेगी। जी, मैं चाहती हूँ अगला सवाल पूछें आप। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जब तक हम आम जनता हैं और जब तक एनपीपीए था, तब तक में एक आश्वासन होता था कि दवाइयों के प्राइस नहीं बढ़ेंगे या कंट्रोल में रहेंगे। पर अब जो ये वापस ले लिया गया है, कहीं ना कहीं एक आश्वासन जो जनता का था वो पीछे हट रहा है। क्या आप आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट पॉलिसी है आने वाले समय में? पहली बात तो भाई मेरे एनपीपीए वैसा ही है, एनपीपीए को खत्म नहीं कर दिया गया है। ये किंवदंती इसलिए मैं कह रहा था, जिस प्रकार से रैली बाद में शुरू कर लीजिएगा, तो जिस प्रकार की किंवदंती आरंभ की गई थी कि एनपीपीए को ही समाप्त कर दिया सरकार ने और स्काई रॉकेटेड हो जाएंगी प्राइसेस, ये अब आप देखा हमने धराशायी किया। एक गाइडलाइन को, मात्र एक गाइडलाइन, जो देखिए एनएलईपी के विषय में सर ने बताया, जो नेशनल एसेंशियल ड्रग्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तय करती है, वो तो हैं ही, उसके बाद भी पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ड्रग के पैसे को कैप कर दिया जाए, ये विषय पे चर्चा चल रही थी, कानूनन चर्चा है। तो इस पे वो चिंता कर रही है, सॉलिसिटर जनरल के कहने पे उस पे फिर फोकस कर रही है। हो सकता है वही गाइडलाइन पुनः आ जाए, हो सकता है उसे और अच्छा बन के आ जाए। तो डेमोक्रेसी में चिंतन का प्रोसेस तो लंबा चलता ही है। अगर रेगुलेशन का या डीरेगुलेशन का दाम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो क्यों ऑर्डर निकाले जाते हैं? कि क्यों डीरेगुलेट किया जाता है?
ये क्या मतलब अगर ये दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बार बार कि साहब कोई हफ्ते भर के अंदर देखिए 10 हफ्ते के कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल जब ये है कि सवाल ये है कि फर्क हफ्ते 10 हफ्ते के 10 दिन के अंदर ही नहीं पड़ता है। ये तब फर्क तब जब सबसे ज्यादा महसूस होगा जब सारा मामला शांत पड़ जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर डीरेगुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है दाम से तो भाई क्यों किया इन्होंने लागू? ये बात तो सही है। इसको रहने देते वैसे का वैसा, अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। तो सवाल ये है कि डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करना एक अलग बात है, हाँ। ठीक है, लेकिन बात तर्कसंगत होनी चाहिए। सर मेरा प्रश्न आपसे है और सुझाव भी है साथ में कि आपकी जो सरकार है वो क्या नई पॉलिसी लाने वाली है जो 65% जनता को जो दवाई नहीं मिल पा रही है उसके लिए क्या पॉलिसी लाना चाहती है? और मेरा एक सुझाव इसमें यह है कि जैसे ब्लड बैंक है, आजकल स्किन बैंक भी खुल गए, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था मेडिसिन बैंक की भी व्यवस्था की जा सकती है जिससे कहीं ना कहीं वो दवाई हैं जो लाखों करोड़ों की दवाई लोगों के घर में पड़े पड़े खराब हो जाती है। अगर एक मेडिसिन बैंक की अगर व्यवस्था करवाए गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं वो 65% से कहीं ना कहीं वो 30% पे आएगी। तो आपकी सरकार इस दिशा में क्या करना चाह रही है आगे? देखिए, पहला विषय है, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। पहला विषय है कि किसी भी सरकार में वेलफेयर करने की एक इंटेंशन होनी चाहिए। वो इस सरकार में है तभी तो आप लोगों ने जिता के इतने बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा है। दूसरा विषय है, किसी भी विषय को सक्सेसफुल होने के लिए इंटेंट के साथ नॉन करप्ट एटीट्यूड होना चाहिए। उसमें, उस सिस्टम में, उस पॉलिसी में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रष्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरकार कमिटेड है नॉन करप्ट वे में वेलफेयर करने के लिए। जहां तक पॉलिसी का विषय है, पॉलिसी अभी सरकार 3 महीने पहले बनी है। स्वाभाविक रूप से पॉलिसी में जो ट्वीक करना है अर्थात चेंज करना है जिससे जनता का बेनिफिट हो, सरकार जरूर इस पर चिंता करेगी। जहां तक आपने ड्रग बैंक के विषय में कहा, ड्रग बैंक एक बहुत डिफिकल्ट विषय होता है, उसमें एक्सपायरी डेट्स इत्यादि का विषय होता है। ड्रग्स इस प्रकार बैंक हो सकते हैं कि नहीं, ये भविष्य में बताएंगे। जी, मैं सवाल सही था। आप सुन लीजिए, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है NSSO का हिसाब से। अगर सरकार चाहे कि सरकारी अस्पताल के आउट पेशेंट और इन पेशेंट सारी को मुफ्त मेडिसिन दिया जाएगा, सरकार को 650 करोड़ का खर्च होना चाहिए सिर्फ। दैट इज इनफ। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट है कि आप ये जरा सोच लीजिए कि मैं चाहता हूं जो आप इंटेंशन दिखाया है कि सरकार कुछ करना चाहते हैं, आप लोग पुरानी सरकार का जो वो पॉलिसी था, जो प्रोसीड्योर था, उसको काहे लिए हैं? क्योंकि देखिए, आज का जो DPCO है उसमें चेंज कर दिया मार्केट प्राइस में। मार्केट का एवरेज 2 रुपया का मेडिसिन है एक ब्रांड का, 200 रुपया का वही मेडिसिन दूसरे ब्रांड का मिलता है। एवरेज करिए, तो एवरेज जो करते हैं ये गलत है। इसमें पहले जो था कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, देखिए प्रोडक्शन में कितना खर्च हुआ और इतना ही आपको प्रॉफिट में हम देंगे, तो यही हमारा सीलिंग प्राइस होगा। यही है, मतलब आप ये सजेशन दे रहे हैं कि अगर तो आपको दवाओं का नियंत्रण करना है दवाओं के दाम में, तो भी आपको नई पॉलिसी आनी पड़ेगी। मैं चाहती जी, मैं ये मानता हूं कि आप जनता के भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप WTO से भी मुकाबला लेने के लिए सक्षम हैं। मैं ये कहूँगा कि आप दोबारा क्यों नहीं आप प्रोसेस पेटेंट ले आते, प्रोडक्ट पेटेंट को खत्म कर दीजिए, जो कि सबसे बढ़िया था। सुमित सर, हमारी बात ये है, हम सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की इंटेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने NPPA का ऑर्डर जो है वो डीरेगुलेट कर दिया, मार्केट कंट्रोल कर दिया, तो सर वो जो प्रेस नोट आप दे रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। अब मार्केट कंट्रोल जो चीज़ है वो मार्केट के हाथ में है। हमारा पॉइंट ये है कि अगर आपने पहले डीरेगुलेट कर दिया है उसे, तो उससे पहले आपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्यों नहीं लाए? नहीं, पहली बात है टेक्निकली यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, बल्कि मार्केट कंट्रोल कुछ नहीं हुआ है। एक क्लॉज के ऊपर में चिंतन करने के लिए कहा गया है। और जैसा मैंने बार बार कहा, फिर से रिपीट कर दूं, जिन ड्रग्स के प्राइसेस कम थे, इसके नोटिफिकेशन के वापस होने से उनके प्राइसेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों ये इसलिए हुआ? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये शायद आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पे जरा चिंता करिए। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, अर्थात अगर सॉलिसिटर जनरल या कोर्ट कहती है तो चिंता जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि वही क्लॉज पुनः थोड़े दिन बाद आ जाए। कैन आई से दैट it is a mandate for this government that it is using its power
in demolishing the national interest in spite of creating the government's interest. Means personal interest को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, ना कि नेशनल इंटरेस्ट को, ये NPPA को हटा के। हमने देखा जुडिशरी ने नोवार्टिस केस और नेटको केस के बाद ये विदेशी कंपनी को जो तथाकथित नुकसान पहुंचाया था, क्या ये सारी पॉलिसीज उनको दोबारा उस नुकसान की भरपाई के लिए है? मैं चाहती हूँ शाह साहब आप इसका जवाब दें। जो हमारे इस ऑडियंस का सवाल था, जनता का सवाल था कि नोवार्टिस और नेटको कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है क्या, या तमाम और दूसरी दवा कंपनियों का भी हम अगर उसमें उदाहरण जोड़ लें तो क्यों आखिर दवा कंपनियां चाहती हैं मुक्त बाजार व्यवस्था? देखिए, दवाई कंपनियों की ये पॉलिसी में वाज एट रिसीविंग एंड, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। जो हुआ है नोवार्टिस के केस में, उससे तो पब्लिक को फ़ायदा हुआ है कि ग्लिवेक को पेटेंट नहीं दी गई इंडिया में, और उसकी वजह से नाटको, सिप्ला, सन 6 कंपनियां ग्लिवेक बना रही है और उसकी दाम 8,000 रुपये पर आ गई है। नाटको ने जो कंपलसरी लाइसेंस मिला, इसमें भी कंपलसरी लाइसेंस देके कोर्ट ने भी ये कहा कि नाटको इस प्राइस पे बेचेगी, तो इससे पब्लिक को फ़ायदा हुआ है। मैं एक सिर्फ ये खुलासा करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए जी कि NPPA के कोई पावर्स लिए नहीं गए हैं। सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यही कहा है कि पैरा 19 के नीचे जो पावर्स दिए गए हैं NPPA को, वो मुताबिक सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं एपिडेमिक हो गया तो उसके लिए वो दवाइयाँ प्राइस कंट्रोल में ला सकती है। अगर जो एसेंशियल लिस्ट है वो तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बनाया है, हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से। एक सीरियस सवाल रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जी जनता यहाँ पहुँचे हैं इन लोगों को हित के लिए। अभी थ्रेट क्या है? जब मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कर रहे हैं, थ्रेट क्या है कि प्राइसिंग सब लोग बढ़ाएंगे क्योंकि आप एवरेज करेंगे। अगर सब बढ़ा दे, एक तरफा बढ़ा दे, कंट्रोल ना रहे, जो कंट्रोल का बाहर है उसको बढ़ा दे, तो बाद में अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो भी फायदा कुछ नहीं होगा। दिस इज द डेंजर एंड योर गवर्नमेंट शुड कंसीडर। ये आशंका है, अभी आगे की आशंका भविष्य में क्या होगा? क्यों आशंका है भाई? जब ये सरकार जनता ने चुना है, जनता के लिए सरकार सोच रही है, आपको आशंका क्यों है कि हुडूर जो है वो दिल्ली में ही आ जाएगी? लेकिन जागरूक जनता को सवाल करने का हक है, जागरूक जनता सवाल कर रही है और जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जागरूक जनता के सवालों का जवाब भी दे और लोक हित में काम भी करें और नए मॉडल विकसित करें ताकि वो जो 65% जनता जो अभी भी दवाइयों से वंचित है उन्हें तमाम दवाइयां हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।